नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 12 की जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं और वहाँ सारे जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपके NCERT में, उसको हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो पेज नंबर 50 पे जो जो चीजें दे रखी हैं वो सारी चीजें लाइन बाय लाइन हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ थोड़ा बहुत रिपीट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले मैंने बोला था जैसे ही लड़की की प्यूबर्टी हिट करेगी तो कौन पागल हो जाएगा? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एक हार्मोन GnRH जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालता है। कौन कौन सा बेटा जी? FSH एंड LH। तो सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेंगे दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी हार्मोन। ओके जी, पिट्यूटरी हार्मोन। देखिए, तो जैसा कि मैंने बोला, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया बेटा? दो हार्मोन निकाला, FSH और LH। पिट्यूटरी हार्मोन कौन है? FSH और LH। तो उसके बाद FSH और LH ने किसके ऊपर एक्ट किया था बताइए? ओवरी के ऊपर गया था। और किसके ऊपर इफेक्ट किया था? ओवेरियन फॉलिकल। तो इस दोनों ने एक्ट किया किसके ऊपर? बेटा जी ध्यान से देखिएगा, किसके ऊपर? तो ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर। क्लियर है जी? ये दूसरा इवेंट हमने पढ़ा था। तीसरा इवेंट जो है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे ही FSH और LH ने एक्ट किया था ओवेरियन फॉलिकल पे, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन हुआ था, कुछ तो निकला था। ओवेरियन हार्मोन्स निकले थे। क्या नाम था उसका बेटा जी? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकला था? ओवेरियन हार्मोन, ओवेरी से निकला था ओवेरियन हार्मोन। कौन कौन सा भैया? ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सा? दो हार्मोन थे, एक था एस्ट्रोजन और एक क्या था? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है जी? एस्ट्रोजन और दूसरा क्या था? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है जी? तो पहला जो हार्मोन निकला था ओवरी से वो था एस्ट्रोजन और दूसरा क्या था? प्रोजेस्टेरॉन। इसके साथ साथ में बेटा, अब कल अगर मेरी क्लास लगाई होगी तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसके ऊपर एक्ट कर रहे थे? एक तो सारी फीमेल बॉडी पे, लेकिन स्पेशली किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे थे? तो याद होगा, तो किस पे डाल रहे थे? एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटरस। जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मैंने बता दिया था कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटरस पे होगा। तो भैया यहाँ पे नीचे जो है वहां मैं लिख देता हूं कौन सा इवेंट? एंडोमेट्रियम। ये दोनों के दोनों किसके ऊपर एक्ट करेंगे? तो एक्ट करेंगे यूट्रीन वॉल है, यूट्रीन या एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसको NCERT में दे रखा है यूट्रीन इवेंट्स के नाम से। यहां पे देख लीजिए क्या दे रखा है? यूट्रीन इवेंट्स के नाम से। तो ये सारी चीजें जो फर्स्ट कॉलम में दे रखी है, ये आपके NCERT के पेज नंबर फर्स्ट पे कॉलम में दे रखी, एकदम ऐसे दे रखी है। ठीक है जी? एक ऐसे सबसे पहले वो बेसिकली जो जो इफेक्ट मैंने पढ़ाए थे ना, वही सारे इफेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला कि भैया जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी, दो हार्मोन निकलेगा, FSH और LH। क्लियर है जी? ये FSH LH किसके ऊपर एक्ट करेंगे? ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर जी। क्लियर है जी?
ओवेरियन फॉलिकल्स दो हार्मोन निकालेगी जिसको क्या बोलेंगे, ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये सारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसके ऊपर एक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसको यूट्रिन इवेंट से दे रखा है। तो सबसे पहले ये समझ लिए हमने कि बेटा जी ये किस हिसाब से दे रखा है। तो जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वैसे ही दे रखा है कि हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनआरएच निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन निकाले, कौन कौन सा, एफएसएच, एलएच, दोनों किसके ऊपर काम किए, ओवेरियन फॉलिकल्स पे। ओवेरियन फॉलिकल्स ने क्या 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 निकाला, दो हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन जिसको बोले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये दोनों के दोनों एक्ट किया था एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए बेटा जी, तो आज का डे है, आज जो तारीख है वो है बेटा 10 अगस्त। तो मैं इसको डे फर्स्ट मानता हूं, यहां पे लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है तो डे फर्स्ट, यानी कि आज 10 अगस्त है। तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना होगा बेटा, मैंने बोला था कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा बेटा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा या मेंस्ट्रुएशन होगा। तो मेंस्ट्रुएशन के समय में यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स होती हैं, सॉरी यूट्रस की जो लेयर्स होंगी, सपोज दिस इज द okay, this is the cervix part, this is vagina part, okay, and as we know that there are the three different layers of the uterus। सबसे बाहर वाली लेयर को हमने क्या बोला था, पेरीमेट्रियम। इसके अंदर में जो मस्कुलर लेयर थी इसको हमने बोला था मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर में लेयर थी उसको हमने बोला था क्या बेटा जी, एंडोमेट्रियम। तो अगर आपने पिछला लेक्चर लगाया होगा तो मैंने बोला था कि बेटा जी जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में ब्लड निकलता है, कुछ इतना भी नहीं निकलता है। बेसिकली अगर ध्यान दोगे तो एक दिन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो एक दिन में 20 ml ब्लड निकलता है। तो नियर अबाउट जो होगा 40 से या 80 ml के आसपास आपका ब्लड निकलेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक रहेगा, 3 से 5 दिन के बीच तक रहता है। क्लियर है जी, 3 से 5 दिन तक रहेगा। तो एक दिन का अगर 20 है तो 5 से और या 3 to 5 कर दीजिए, तो 60 से 100 ml के आसपास ब्लड निकलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अल्टीमेटली जैसे ही मेंस्ट्रुएशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि बेटा जो अंदर वाली लाइन है एंडोमेट्रियम ये ब्रेक कर जाएगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक कर जाएगी तो यहां से ब्लड निकलेगा या ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। किसकी वजह से बेटा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो ब्रेक कर गई है। तो यहां पे जो ब्लड वेसल्स होंगी, एक्चुअली में यहां है क्या, यहां पे कुछ ब्लड वेसल होती हैं और कुछ कनेक्टिव टिश्यू होंगी। क्लियर है जी, कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ कनेक्टिव टिश्यू यहां पे लाई करती हैं आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, क्योंकि सप्लाई होगी ब्लड की। जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेटा जी ये आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग
ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक करेगी तो ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगी, बाहर आ जाएंगी, तो वहां से ब्लीडिंग होती है। इस पार्टिकुलर फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये जो ब्लीडिंग होती है बेटा जी, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ब्लीडिंग चलती है 3 से 5 दिन तक। कितने तक बेटा, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी। और पर डे अगर ब्लीडिंग का एवरेज निकालें तो पर डे 20 ml ब्लड डिस्चार्ज होगा। तो आप इंटू कर सकते हैं 3 से 5 दिन तक, वही 60 से 100 ml के आसपास जो होगा ब्लड जो होगा बॉडी से बाहर निकलता है। किसके बेटा, आपके फीमेल के। तो मैंने जैसे ही बताया था कि फर्स्ट डे फर्स्ट है, आज 10 अगस्त है, तो मान लीजिए पहला दिन है मेंस्ट्रुएशन का, किसी लड़की का मेंस्ट्रुएशन आज स्टार्ट हो रहा है, तो आज स्टार्ट हो रहा है तो वहीं से उसकी क्या स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होगी। क्लियर है जी। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, कहां पे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग पूरी तरह से क्या हो गई है, टूट गई है, ब्रेक कर गई है एकदम। क्या हो गया बेटा, वहां पे कत्लेआम चल रहा है, तो बहुत सारा ब्लड निकल रहा है किस लाइनिंग में, तो बेटा यहाँ पे हम दूसरी लाइनिंग आपकी तैयार करते हैं। ठीक है, तो केवल अफेक्ट कहां देखने को मिल रहा है, यहां पे देखिए। तो यहां पे हो क्या रहा है बेटा, एंडोमेट्रियम जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, यानी डे फर्स्ट से लेके 3 से 5 दिन जोड़ दीजिए, 3 से 5 दिन जोड़ दीजिए, इस फेज को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज। कितने दिन का है, 3 से 5 दिन का जो है मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, 3 से 5 दिन का। तो मेंस्ट्रुएशन फेज 3 से 5 दिन तक चलेगी। 3 से 5 दिन तक पूरा कत्लेआम हो रहा है, पूरा ब्लड निकल रहा है। तो यहाँ पे ये जो निकल रहा है ये क्या है बेटा जी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पूरी तरह से क्या हो गई है, ब्रेक कर गई है। तो यहाँ पे इसको अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो मेंशन किया गया है मेंसेस। मेंसेस का मतलब ही है ब्लड फ्लो कर रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इसकी वजह से जो वहां पे ब्लड वेसल्स हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू है, ये टूट के बाहर आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और वजाइना से बाहर निकलती हैं। सो जो पहला फेज है दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज, कितने दिन तक चलता है, 3 से 5 दिन तक। तो पहला दिन 10 अगस्त है जिस दिन उसकी एमसीआई है, तो 3 से 5 दिन अगर आप जोड़ेंगे 10, 11, 12, 13, 14, तो नियर अबाउट क्या आ जाएगा बेटा जी, 14 तारीख तक आपका यहाँ पे 14 अगस्त तक यहाँ पे क्या होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। तो जो पहला फेज है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, वह जो होती है 3 से 5 दिन तक चलती है। इस समय ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग पूरी तरह से टूट टूट के बाहर आती है, कत्लेआम होता है, यहाँ पे पूरी तरह से ब्लड जो होगा बाहर आएगा। ठीक है जी, इसी फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। क्लियर है जी। तो किस लाइनिंग में चेंज आ रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो यहाँ दिखा दिया ये टूट के गिर रही है, नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट्स को। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या चीजें आपके मेंस्ट्रुएशन के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। तो बेटा जी जो चीजें दे रखी हैं वो सारी चीजें आप मैंने यहाँ लिखी है 1 by 1, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, जो पहला फेज है दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज, 3 से 5 दिन तक चलेगा। तो बेटा इसमें हो क्या रहा है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्रस की टूटती है। तो कई बुक्स में अगर आप देखेंगे तो एक स्पेशल टर्म दे रहता है वीपिंग ऑफ यूट्रस, यानी मेंस्ट्रुएशन को वीपिंग ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है। वीपिंग मतलब रो रहा है यूट्रस। बेटा यूट्रस की वॉल टूट रही है तो यूट्रस क्या कर रहा है,
रो रहा है, इसलिए कभी कभार वीपिंग ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए जो जो चीजें दे रखी है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस सेट ऑफ मतलब टूट जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लड कम्स आउट थ्रू द वजाइना, और वजाइना से जो ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है, उसी को मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ड्यू टू ब्रेकडाउन, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं एंडोमेट्रियम में वो टूट जाती हैं और कुछ कनेक्टिव टिश्यू, इसी की वजह से ब्लड आता है। मेंस्ट्रुएशन, देखिए मेंस्ट्रुएशन कब होगा, तो सुनिएगा, मेंस्ट्रुएशन केवल तब होता है जब बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। देखिए होता क्या है, जैसे ही 14वें दिन, सुनिएगा, हर साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन एग रिलीज होता है। तो जब 14वें दिन मिड ऑफ द साइकिल एग रिलीज होता है तो बेटा तुरंत जो है एंडोमेट्रियम तैयारी स्टार्ट कर देती है। अरे एग रिलीज हो गया, बहुत सपना देखने लगता है कि एग रिलीज हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो बनेगा, तो मैं अपने बच्चे को कहां रखूंगी। इसलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग हर बार अपने आप को तैयार करती है, वो अपने आप को ग्रो कर लेती है। अब ये जो ग्रोथ होती है बेटा लगभग 14वें से लेके 28वें दिन तक चलती है, लेकिन उसको क्या मालूम कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए एग नहीं फर्टिलाइज हो पाया तो होगा क्या भैया, फिर वो रोने लगती है और रोते हुए छाती पीट पीट के कहती है कि क्या फायदा, मैंने इतनी मेहनत की 14 दिन, क्या फायदा, मैं टूट चुकी हूं, मुझे बच्चा नहीं मिला। तो बेटा एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे ही इम्प्लांटेशन होता है, तो हर बार इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को वो तैयार करती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो बेटा फिर से ये मेंस्ट्रुअल्स जो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ब्रेक कर जाता है हर बार। क्लियर है जी? तो कब ये मेंस्ट्रुएशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन अकर्स ओनली व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। क्लियर है जी? अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो बेटा जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में धीरे धीरे एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो जाएगा आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। तो इस फेज को बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सुनिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी एमसी सीज रहती है, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज रहेगी। ये कब होगा भैया, प्रेगनेंसी कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी होगी ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहां होगी। तो कई बार एमसी जो हो जाती है सीज कर जाती है, तो लोगों को लगता है कि लड़की क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एमसी का रुकना प्रेगनेंसी ही है। बेटा कई बार पुअर हेल्थ और रिप्रोडक्टिव आपका स्ट्रेस के वजह से भी क्या होता है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्लियर है जी? यही दे रखा है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर ब्लड फ्लो नहीं हुआ समय पे, ठीक है, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव है। हाउएवर इट में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइन कॉजेज लाइक स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। तो जरूरी नहीं है, कभी कभार जैसे मान ली किसी लड़की की मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, 28 दिन पे डेली आ जाती है, हमेशा हर महीने आ जाती है, लेकिन इस बार 30 से 32 दिन हो गया, तो वो सोचती है अरे यार एमसी सीज हो गई, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, कई बार पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है, डिले हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाई, अब इस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में आती है फॉलिक्यूलर फेज, जो हम देखेंगे। क्लियर है ईच एंड एवरी पॉइंट? सुनिएगा, यहां पे जब कत्ले आम चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा जी, यहां पे जब कत्ले आम चल रहा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ रहा है, कत्ले आम हो रहा है, तो बाकी जगह पे क्या हो रहा है, मीन्स बाकी सारे जगहों पे क्या हो रहा है, सारे हार्मोन्स का क्या हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं जरा। तो देखिएगा, जब आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में बहुत सारा कत्ले आम चल रहा है, इस समय में क्या होता है आपके अदर पार्ट्स में, देखिए जो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहां से जो हार्मोन आ रहा है एफएसएच और एलएच, इसका सिक्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एलएच का भी सिक्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है,
ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दोनों का सिक्रेशन एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये एफएसएच और एलएच किसके ऊपर एक्ट करते हैं? ओवेरियन फॉलिकल पे। तो बेटा ओवेरियन फॉलिकल का भी डेवलपमेंट क्या हो जाता है? यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे छोटा वाला फॉलिकल दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। अगर आपको याद होगा प्राइमरी फॉलिकल, ओके जी, इसके अंदर में जो है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऊसाइट। क्लियर है जी? लिखने की जरूरत है क्या? इसके अंदर में जो है क्या है? प्राइमरी ऊसाइट। तो सुनिएगा, पहले जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एफएसएच और एलएच में से अगर प्रीवियस लेक्चर किया होगा तो ध्यान होगा बेटा जी, एफएसएच और एलएच में से सबसे पहले आता है एफएसएच। कौन आएगा? एफएसएच पहले आएगा और प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर लगेगा और 10 से 15 प्राइमरी फॉलिकल्स को क्या करेगा ये बेटा? स्टार्ट कर देगा। क्या करना? ग्रो कराना। ठीक है। और उनमें से केवल एक ही प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करेगा सेकेंडरी में। क्लियर है जी? तो बेटा जी जब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा इसमें, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ठीक है, अभी ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसके बाद दोनों एक्ट करने लगेंगे, यानी इसके ऊपर एलएच भी काम करेगा और इसके ऊपर अब एफएसएच भी एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है जी? तो बेटा जी मैंने बताया था कि 10 से 15 फॉलिकल्स के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उनमें से केवल एक ही फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो पाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। तो जैसे धीरे धीरे डेवलप होगा, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है। अगर आपको याद होगा इनहिबिन, क्या बोला था बेटा? इनहिबिन जो निगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को। बहुत हो गया, बहुत हो गया, एफएसएच तुम्हारी अब नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा जितना मैं ही, अब बताओ एफएसएच अगर तुम ज्यादा और करोगे तो क्या होगा? और सारे फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे? मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, केवल मैं ही इस बार मुझे मौका मिला है, इस बार मैं ही कन्वर्ट होऊंगा सेकेंडरी फॉलिकल में। तो जो ग्रोइंग फॉलिकल है यहां से रिलीज होता है एक हार्मोन जो आपका निगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को। निगेटिव यानी कि एक हार्मोन जो निकलेगा जिसका नाम क्या है? इनहिबिन। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन निकलेगा और वो जाएगा और जाके एफएसएच को कहेगा बस करो, अब नहीं जरूरत है। क्या करो? मैं जरूरी थोड़ी ना 10-15 को करना है, मैं ही हूं ना, मैं ही जा रहा हूं ना, मैं ही सेकेंडरी फॉलिकल बनाऊंगा। अब बाकी सारे को क्या कर दो? डिजेनरेट कर दो। तो इनहिबिन जैसे ही जाएगा एफएसएच क्या हो जाएगा बेटा? उसको निगेटिव फीडबैक जाएगा। इनहिबिन का मतलब ये होता है इनहिबिट करना। तो बाकी सारे जो फॉलिकल्स के ऊपर दम लगा रहा था आपका क्या, यही एफएसएच, उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा, रुक जाएगा। तो केवल एक ही फॉलिकल डेवलप होके थोड़ा और बड़ा हो जाएगा जी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने जी, सेकेंडरी फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल जी? सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर है जी? जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा जी, तो मैंने बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, लेकिन सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करने लगेगा सम हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। तो सेकेंडरी फॉलिकल चारों तरफ अपनी सराउंडिंग में क्या निकालने लगेगा? एस्ट्रोजन। क्या निकालने लगेगा? एस्ट्रोजन। क्लियर है जी? तो ये जब एस्ट्रोजन निकालने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा और बड़ा फॉलिकल में, जहां पे सेकेंडरी ऊसाइट आ जाएगा। अभी तक तो इनके अंदर में कौन सा ऊसाइट था? प्राइमरी ऊसाइट। कौन सा ऊसाइट था? ये भी तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो ये जो आएगा इसको हमने बोला टर्सरी फॉलिकल। तो जैसे जैसे बेटा
आप देखेंगे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे एफएसएच और एलएच धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, इनका भी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा जी जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी से टर्सरी, तो टर्सरी भी वही हार्मोन निकालेगा, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन निकाल रहा है, लार्ज अमाउंट में आपका इस्ट्रोजन हार्मोन निकाल रहा है। तो इस पार्टिकुलर फेज में अब इसके बाद टर्सरी फॉलिकल डेवलप करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ये भी आपका इस्ट्रोजन निकालेगा। तो जैसे यहां पे अगर ध्यान देंगे, देखिए धीरे 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 ये सारी एफएसएच और एलएच धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो ड्यू टू दिस इंक्रीज लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच के वजह से क्या हो रहा है बेटा, फॉलिकल्स का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल बन गई। तो हो क्या रहा है इस पार्टिकुलर फेज में, तो बेटा जी हो रहा है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। और अगर आपको याद है, मेरे साथ अगर आपने क्लास लगाई है तो आपको ये चीज भी याद होगी कि बेटा जी ये है आपका यहां पे ओवरी, ओवरी से अगर निकला था इस्ट्रोजन, याद आया बेटा, ओवेरियन फॉलिकल्स ही तो है, तो ओवरी के अंदर में ही होंगी ना। इस्ट्रोजन निकला था, सबसे बाहर वाली लेयर जो थी पेरीमेट्रियम, उसके अंदर जो थी मायोमेट्रियम जो मस्कुलर लेयर थी, यूट्रस की लेयर की बात कर रहा हूं, इसके अंदर में जो लेयर्स थी यानी ऐसी वाली लेयर जिसको हमने क्या बोला था, एंडोमेट्रियम, याद है जी, सबसे अंदर वाली लेयर। तो होगा क्या बेटा जी, ये जो इस्ट्रोजन निकल रहा है आपके ग्राफियन फॉलिकल से, सेकेंडरी फॉलिकल से, टर्सरी फॉलिकल से, ये एक्ट करेगा जाके किस लाइन पे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे, जो कि क्या हो गई थी बेटा, ब्रेक कर गई थी। अब फिर से वहां पे माइटोसिस सेल डिवीजन कराएगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यानी बेटा जी धीरे 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 क्या होगा, एंडोमेट्रियम फिर से तैयार हो जाएगा। क्या बेटा जी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हर बार एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करती है इस आशा में कि इस बार अगर एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा और बच्चा बनेगा। तो धीरे 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 एंडोमेट्रियम, तो ये जो इस्ट्रोजन आपका निकल रहा है सेकेंडरी फॉलिकल से, टर्सरी फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से, देखिए इस्ट्रोजन निकल रहा है, तो ओवेरियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, इस्ट्रोजन। अभी ध्यान रखिएगा कौन सा हार्मोन, इस्ट्रोजन, ठीक है। यहां से भी क्या निकल रहा है, इस्ट्रोजन। तो बेटा जी धीरे 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 लेवल प्रोजेस्टेरोन की नहीं, कौन सा हार्मोन निकल रहा है, देखिए प्राइमरी फॉलिकल में कोई हार्मोन निकला नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गई इस्ट्रोजन की। ये अब मैं इस्ट्रोजन का लेवल दिखा रहा हूं। धीरे धीरे जब सेकेंडरी आई तो कुछ इस्ट्रोजन निकला, धीरे 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 लेवल इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसका एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। तो धीरे धीरे थोड़ा अच्छे से दिखा लेता हूं, थोड़ा इसको नीचे बना लेता हूं, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को थोड़ा ऊपर हो गया एस्ट्रोजन, और ये हो गया प्रोजेस्टेरोन। तो आप देखेंगे यहां पे चूंकि प्राइमरी फॉलिकल से कोई हार्मोन नहीं निकल रहा है, तो यहां एक स्ट्रेट लाइन गई, आपका एस्ट्रोजन भी नहीं निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे लेवल जो होगा वो बढ़ाना है, तो धीरे 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 एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। जैसे जैसे सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी में होगा थोड़ा और एस्ट्रोजन निकला, ग्राफियन में होगा थोड़ा और एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। लेकिन टिल नाउ
अभी तक कहीं पे प्रोजेस्टेरॉन का जिक्र आया क्या? नहीं आया, तो वहां प्रोजेस्टेरॉन का जिक्र करेंगे भी नहीं। यहाँ पे एस्ट्रोजन धीरे धीरे लेवल क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो बेटा जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ये जल्दी जल्दी जाके ये एस्ट्रोजन किसकी कौन सी वॉल पे काम करेगा? एंडोमेट्रियम की वॉल पे काम करेगा। और जो एंडोमेट्रियम टूट के बिखर चुका था, अब उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को फिर से क्या करेगा? ये प्रिपेयर करने का काम करेगा। तो यहां पे क्या होगी? एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी, जो ब्रेक कर गई थी, अब वो धीरे 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 क्या करेगी बेटा जी? धीरे धीरे क्या करेगी? अपने आप को तैयार करेगी। तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है? बन रही है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो आपका इन फॉलिकल से, ओवेरियन फॉलिकल से निकल रहा है, किसके ऊपर? ओवेरियन फॉलिकल से क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन किसके ऊपर जाके काम कर रहा है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो रही है? बन रही है। यहाँ पे नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, सेल डिवीजन होगा। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी, फिर से धीरे धीरे क्या कर रही है? तैयार कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है। नई सेल्स का फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज द प्रोलिफरेशन। तो बेटा देखिए, धीरे 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 एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होगी वो क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। अब यहां से एक लाइन बना दी है, क्लियर है? तो ये जो एंडोमेट्रियम को बनाने में एंडोमेट्रियम की सिंथेसिस हो रही है, यानी यहां पे एंडोमेट्रियम में नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, तो ग्रोइंग को ही बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बोलेंगे? यानी नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे, तो इसको बोला प्रोलिफरेशन। तो इस पार्टिकुलर फेज में अगर आप देखोगे, प्राइमरी टूटा है, सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बना है, और एक हार्मोन निकलना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा है एस्ट्रोजन का। फिर ये एस्ट्रोजन जाके एक्ट किया किसके ऊपर? ये एस्ट्रोजन एक्ट किया है एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से रीग्रो करने लगी है, प्रोलिफरेट करने लगी है। तो इस पार्टिकुलर फेज को, इस पार्टिकुलर फेज को जो नाम देखा गया, देखिए फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको पार्टिकुलर फेज को नाम दिया रखा है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या बोला? फॉलिक्यूलर फेज। ओके जी। और क्या बोल सकते हैं? आप खुद देखिए ना, और क्या बोल सकते हैं? एंडोमेट्रियम फिर से क्या हुआ है? इसी रीजन में प्रोलिफरेट हुआ है, तो इसी पार्टिकुलर फेज को दूसरा नाम होता है प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज बेटा? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज किसके लिए कह रहा है? तो प्रोलिफरेटिव फेज जो होगा एंडोमेट्रियम के सेंस में कह रहा है, क्योंकि एंडोमेट्रियम धीरे धीरे क्या हो रहा है? रीग्रो कर रहा है। और फॉलिकुलर फेज कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का भी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, ड्यू टू दिस एफएसएच और एलएच। तो इन सब के ऊपर यहाँ पे भी एफएसएच एक्ट कर रहा है, एलएच एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एफएसएच एक्ट कर रहा है, एलएच एक्ट कर रहा है। तो सबका क्या हो रहा है बेटा? डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो दूसरी फेज है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव फेज कह रहे हैं किसके सेंस में? एंडोमेट्रियम के सेंस में। तो यहां मैं थोड़ा स्पेसिफाइड करके लिख देता हूं। पहला इसको हमने बोला फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि यहां पे फॉलिकल्स का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट। क्या हो रहा है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है इस पार्टिकुलर फेज में। और दूसरा जो है, इसको हमने बोला है प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज? प्रोलिफरेटिव फेज बोला है क्योंकि बेटा जी यहाँ पे एंडोमेट्रियम फिर से ग्रो कर रही है, नया सेल डिवीजन हो रहा है। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज किसके फेज में बोला गया है? एंडोमेट्रियम के सेंस में बोला गया है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूं आप लोगों को।
क्लियर है जी। ये जितनी बातें मैंने बोली फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि भैया जब यहाँ पे कत्लेआम चल रहा है तो और सारी जगहों पे जैसे कि आपका पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पिट्यूटरी अपना हार्मोन निकाल रहा है एफएसएच और एलएच, तो इसमें से जो एफएसएच है वो पहले जाके आपके फॉलिकल्स को डिस्टर्ब करेगा। किसको डिस्टर्ब करेगा? आपके प्राइमरी फॉलिकल्स को। उन प्राइमरी फॉलिकल्स में से 10-15 को सेलेक्ट करेगा और उसको ग्रो कराएगा, क्योंकि एक को कराएगा तो हो सकता है डैमेज हो जाए। तो 10-15 में से केवल एक ही आपका जो डेवलप होगा वो एक निगेटिव फीडबैक देगा, इनिबिन हार्मोन निकालेगा, बोलेगा बस बहुत हो गया एफएसएच, अब मैं ही जाने वाला हूं तो मुझे ही डेवलप करो, बाकी सबको ना डेवलप करो, तो इनिबिन निकाल दिया। फिर धीरे धीरे प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ तो एस्ट्रोजन हार्मोन आने लगा। टर्सरी में से भी एस्ट्रोजन, ग्राफियन फॉलिकल भी एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये ओवेरियन फॉलिकल से निकल रहा है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हो ना, यहां से यहां पे, पहले यहां तक ही देखते हैं। धीरे धीरे यहां पे लेवल क्या हो रहा है? इसका इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सा फॉलिकल है? ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है? तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ये जो इंक्रीज लेवल है ना एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन जो है अपने पैर जो फॉलिकल्स होते हैं ना, फॉलिकल्स अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। जैसे जैसे ये डेवलप होगा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये एक निगेटिव फीडबैक देने लगेगा। किसको बेटा जी? एफएसएच और एलएच को। तो जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ रहा है ये एफएसएच को और एलएच को, एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन को कम करता जाता है, यानी बेटा जी उसको एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। तो बेटा धीरे धीरे एफएसएच का सिक्रेशन, एलएच का सिक्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बताइए, बढ़ेगा या घटेगा? तो यहाँ पे जो लाइन डेवलप करके बनाई है ये कुछ ऐसे नहीं होगी। जैसे ही निगेटिव फीडबैक जाने लगेगा आपके एस्ट्रोजन के वजह से, तो ये एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल धीरे धीरे क्या होगा बेटा? डिक्लाइन करने लगेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन और क्या कर रहा है? निगेटिव फीडबैक देने लगेगा। तो धीरे धीरे आपका ये जो लाइन होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि आपका ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन दिख रहा है, एस्ट्रोजन की लाइनिंग है, ये एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक देने लगता है। किसको बेटा? आपके दैट इज एफएसएच एंड एलएच को। तो ये जो एस्ट्रोजन के कुछ बाइंडिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जैसे ही जाके बाइंड होगा एक निगेटिव फीडबैक होगा और एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो बेटा जी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, लेकिन जब मिड ऑफ द साइकिल होगा यानी कि 14वें दिन के आसपास में बेटा इसका लेवल अचानक से एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट लेवल में धीरे धीरे बढ़ रहा था, यहाँ पे एस्ट्रोजन देखेंगे, जब आप डायग्राम में देखेंगे एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से खूब ज्यादा बढ़ गया। एस्ट्रोजन का लेवल खूब बढ़ गया। देखिए ये एस्ट्रोजन की लाइनिंग है, एस्ट्रोजन का लेवल खूब ज्यादा बढ़ जाता है। बेटा जब ज्यादा बढ़ता है ना तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है तो बेटा जी एफएसएच और एलएच भी के अंदर में पॉजिटिव फीडबैक, देखिए धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, यानी मॉडरेट इंक्रीज हो रहा है अगर एस्ट्रोजन में तो निगेटिव फीडबैक दे रहा है। लेकिन बेटा अचानक से 14वें दिन के आसपास में ओव्यूलेशन वाले टाइम पे एस्ट्रोजन बहुत ही ज्यादा ग्रो, ज्यादा ही अमाउंट में निकलने लगता है। तो जब वो बहुत ज्यादा निकलेगा तो ये निगेटिव के जगह पे पॉजिटिव फीडबैक दे देता है। तो ये जैसे ज्यादा होगा बेटा ये इन दोनों को क्या दे देगा? पॉजिटिव फीडबैक दे देगा। इसकी वजह से आप मिड ऑफ द साइकिल पे देखेंगे एफएसएच और एलएच दोनों का, एलएच तो थोड़ा कम ही इंक्रीज होता है, लेकिन सॉरी एफएसएच का कम इंक्रीज होगा
यहाँ पे LH जो होगा, LH जो होगा, LH बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर जाता है और आपका FSH भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है जी, ये है आपका LH और ये है आपका FSH। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट जब बहुत ज्यादा होगा तो वो दे देता है इनको पॉजिटिव फीडबैक। क्या दे देगा? पॉजिटिव फीडबैक। तो इस बात को कहीं पे आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा हम देखेंगे कि भैया निगेटिव फीडबैक कब दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, कौन सा? GnRH। इसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन निकाले, FSH और LH। ठीक है, FSH और LH दोनों में से अभी यहां बात हो रही है, FSH और LH ने दोनों कौन सा हार्मोन निकाला? एस्ट्रोजन। तो FSH और LH ने दोनों ने मिलके एक, क्योंकि FSH LH ने फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराया, जैसे ही फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ कुछ हार्मोन निकला। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन निकला। एस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ग्रो कर गई। तो यहां पे कौन सा हार्मोन निकला? एस्ट्रोजन। अब सुनिएगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है मॉडरेट अमाउंट में, कौन सा अमाउंट में? मॉडरेट अमाउंट में, तो ये बेटा जी निगेटिव फीडबैक देता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्या देगा? निगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि हो गया, अब ज्यादा सीक्रेट ना करो। तो बेटा एस्ट्रोजन खुद की पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है ना, जैसे जैसे इसका सिक्रेशन बढ़ेगा FSH और LH का सिक्रेशन धीरे धीरे क्या होगा? घट जाएगा ना जी। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है इसका, किसका? एस्ट्रोजन का, वो एक निगेटिव फीडबैक दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, निगेटिव फीडबैक। FSH और LH का सिक्रेशन धीरे धीरे क्या होगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। और जब वो डिक्रीज कर जाएगा तो वही तो थे बेटा फॉलिकल्स को डेवलप करने वाले, कौन थे? ऑब्वियसली FSH और LH। अब आप खुद देखिए, ये जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ जहां से एस्ट्रोजन निकला है, एस्ट्रोजन जाके निगेटिव फीडबैक दे रहा है FSH LH को। तो बेटा FSH LH अगर कम हो जाएगा तो एस्ट्रोजन धीरे धीरे क्या होगा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या होगा बेटा? खत्म हो जाएगा। यानी मैच्योर फॉलिकल्स अब आगे डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका सिक्रेशन काफी क्या हो गया? कम हो गया है जी। क्लियर करिएगा इस पॉइंट को। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और इसकी वजह से FSH और LH का सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इतना ही नहीं, एस्ट्रोजन जो है ना बेटा निगेटिव फीडबैक दे सकता है आपके हाइपोथैलेमस को भी दे सकता है। क्लियर है जी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जो मैंने बात बोली इस बात को मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, पहले इतनी बातें नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, तो एस्ट्रोजन का जब लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, मॉडरेट लेवल में बढ़ रहा है, तो ये निगेटिव फीडबैक दे रहा है। लेकिन बेटा जी जब आप मिड ऑफ द साइकिल पे देख रहे हैं एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका सिक्रेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से LH और FSH भी बढ़ जा रहा है। तो एट पार्टिकुलर सेक्शन में जहां पे बेटा एस्ट्रोजन और जो ये एस्ट्रोजन है जिसका सिक्रेशन मिड ऑफ द साइकिल पे बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या दे देता है बेटा? उल्टा इफेक्ट देगा। निगेटिव अभी तक दे रहा था, अब दे देगा पॉजिटिव इफेक्ट देने लगता है। तो अगर मान लीजिए एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्या होगा बेटा? हाई अमाउंट में इंक्रीज हो गया, तो ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सा फीडबैक दे देगा? पॉजिटिव फीडबैक दे देगा। ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या दे देगा? पॉजिटिव फीडबैक दे देगा, जिसकी वजह से FSH और LH का सिक्रेशन मिड ऑफ द साइकिल पे इंक्रीज कर जाता है। और जैसे ही यहाँ पे LH का सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा और इसके अंदर में जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बाहर निकल जाएगा मिड ऑफ द साइकिल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी? ओव्यूलेशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा,
दोनों तरह का फीडबैक दे रहा है एस्ट्रोजन, ठीक है, लेकिन दोनों चीजें बातें अलग हैं। कब? तो इस बात को हम लिखेंगे, पहले ये देख लीजिएगा। तो देखिए इस पॉइंट को मैंने यहां पे क्लियरली लिखा है, एट मॉडरेट लेवल, यानी एस्ट्रोजन अगर धीरे 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 बढ़ रहा है, गिव निगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को निगेटिव फीडबैक देगा। तो निगेटिव फीडबैक अगर देगा तो एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन क्या होगा? घट जाएगा। एस्ट्रोजन का जब मॉडरेट लेवल है, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे, तो निगेटिव फीडबैक दिया, एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए ये नीचे आ रहा है। जब देखिए ये एस्ट्रोजन क्या दे रहा है? निगेटिव फीडबैक। क्या दे रहा है? निगेटिव फीडबैक। एफएसएच और एलएच जो बढ़ रहा था क्या हो रहा है? धीरे धीरे नीचे आने लगा। लेकिन बेटा अचानक जो होता है 14th डे के आसपास में, जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है, उस समय अचानक से एस्ट्रोजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन देखिए, एस्ट्रोजन का हाई लेवल हो गया, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर लाइन दिख रहा है ये किसके लिए है? एस्ट्रोजन के लिए है। तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक, देखिए एस्ट्रोजन क्या दे देगा? पॉजिटिव फीडबैक। क्या दे देगा? पॉजिटिव फीडबैक। तो एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। एलएच का तो सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, एलएच बहुत ज्यादा बढ़ गया, एफएसएच का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एस्ट्रोजन का जब हाई लेवल होगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक दे देगा। एस्ट्रोजन एट हाई लेवल इट विल गिव पॉजिटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन भी क्या हो जाएगा? काफी बढ़ जाता है। और जब एलएच का सिक्रेशन बढ़ेगा बेटा जी, ड्यू टू दिस हाई एलएच, यहां पे अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं। तो यहां पे जो मिड ऑफ द साइकिल है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो रप्चर कर जाएगा, और इसके अंदर में ये जो पार्ट जो डेवलप कर रहा है, कौन सा oocyte होगा? सेकेंडरी oocyte जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है? ये बाहर निकल जाएगा, यानी, और जो ग्राफियन फॉलिकल था वो छोटा हो जाएगा, जिसको हम लोग, जिसका सब कुछ लुट गया हो, क्या हो गया? बर्बाद हो गया है। तो क्योंकि बेटा जो मेन था वो तो निकल गया बाहर, तो कॉर्पस ल्यूटियम सबसे लूटा हुआ, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का जब रप्चर हो जाएगा 14वें दिन पे, ड्यू टू दिस एलएच सर्ज, क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर में इंक्रीज बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हुआ है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगी? रप्चर कर जाएगी, और आपका सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा, और आपका जो बचा हुआ पार्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे बेटा जी? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया, दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कब हुआ? जब एलएच का सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगी, और रप्चर करने के वजह से आपका ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, सेकेंडरी oocyte बाहर, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेटा 14वें दिन मिड ऑफ द साइकिल पे आप देखोगे वहां लिखा होगा बेटा जी ओव्यूलेशन। क्या हो रहा है बेटा जी? 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। ध्यान से पढ़िएगा, 14th डे पे, पार्टिकुलर 14th डे पे क्या हो रहा है बेटा जी? यहाँ पे एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन बढ़ने की वजह से ये जो मिड वाली लाइन होगी, यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या बेटा जी? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को बाहर निकल रही है। तो 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। क्या होगा बेटा जी? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ कि ग्राफियन फॉलिकल फटेगी, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, और बचा हुआ पार्ट बना लेगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना लेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो मिड ऑफ द साइकिल पे हो रहा है कौन सा बेटा? ओव्यूलेशन। क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। नोट डाउन करेंगे, एकदम जो बीच बीच में होगा, आप एनसीईआरटी में देखेंगे कहीं बीच में यहीं पे लिखा होगा, यहाँ ना लिख के यहाँ कहीं एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, यहीं इस पास में, लेकिन एकदम मिड लाइन पे लिखा है। क्या क्या हुआ है बेटा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब ही हुआ कि बेटा ग्राफियन फॉलिकल फटेगी, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, बचा हुआ पार्ट जो होगा वो कॉर्पस ल्यूटियम, लुट गया है ना, ल्यूटियम बना लेगा, दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर मैं डेट काउंट करता हूं पहले दिन से
14वें दिन, मिड ऑफ द साइकिल 28 दिन का अगर पीरियड है तो 14वें दिन कैलकुलेट करिए। हमारा पहला एमसी लड़की का कहां से स्टार्ट हुआ? 10 अगस्त से, ठीक है। 10 अगस्त से 14 दिन जोड़ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तारीख को, यानी 23 के आसपास में उसका क्या होगा बेटा? 23 अगस्त को। 14 में 9 भी जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि 3 से 5 दिन तक तो मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद 9 दिन बचे, 9 5 14 होता है, तो 14 में 9 जोड़ दीजिए 23। तो यहां अगर डेट के हिसाब से चल रहा है 10 अगस्त को एमसी स्टार्ट हुई थी, तो बेटा जी 23 अगस्त को ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन किसके इफेक्ट में होता है? ड्यू टू दिस हाई एलएच। क्या होगा बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाती है। क्योंकि बेटा एफएसएच का काम क्या है? एफएसएच का काम क्या है? नाम में ही छुपा है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स को डेवलप करा रहा है। तो ये एलएच जो होगा, एलएच देखो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा है, तो एलएच जो होगा पार्टिकुलरली रप्चर करने पे फोर्स करता है किसको? ग्राफियन फॉलिकल को। तो ये एलएच बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो बना लेगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस बात को। चलिए दोस्तों, तो ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बोले हैं यहां मैंने लिख के दिखा रखे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी ओव्यूलेशन तक रुके हुए हैं। ड्यू टू दिस हाई एलएच, कह रहा है ये जो एलएच का बढ़ोतरी हुआ है बहुत ज्यादा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर रही है, देन सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को बोल रहा है कि यही प्रोसेस क्या कहला रहा है? ओव्यूलेशन। एंड जो रिमेनिंग पार्ट बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉर्पस ल्यूटियम। जो बचा हुआ पार्ट जिसका लुट गया सब कुछ, उसको बोला कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सा हार्मोन फॉर्म कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप? एलएच या एफएसएच? कौन सा हार्मोन है? एलएच। तो बेटा जी कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करके ज्यादा लिख देता हूं कि ये जो एलएच है इसी की वजह से ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है। तो एलएच ही फॉर्म करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, और फर्दर आगे मेंटेन करने का भी काम जो होता है वो एलएच का ही होता है। सो एलएच इज बेसिकली हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस। बेटा एलएच अगर नहीं बढ़ता तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होता, और रप्चर नहीं होता तो सेकेंडरी ओसाइट बाहर नहीं आता, और बाहर नहीं आता तो ग्राफियन फॉलिकल कभी भी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट नहीं होता। तो एलएच ने ही क्या बनाया बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया है। इसीलिए एलएच का नाम जो है क्या बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग। कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम है ना, ल्यूटियम से रिलेट करिए, कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो किसको फॉर्म कर रहा है बेटा जी? कॉर्पस ल्यूटियम को, और मेंटेन करने का भी काम करेगा किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को। क्लियर है जी? तो इस बात को पहला तो आपने लिख लिया होगा। तो यहां कहीं पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि भैया ये एलएच ही है जो क्या कर रहा है बेटा? फॉर्म कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को। क्लियर है? और यही एलएच मेंटेन भी करेगा, आगे मेंटेन भी करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको क्यों बोल रहे हैं। आप ल्यूटियम से अंदाजा ले, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम है ना, तो उसी से आया है आपका हार्मोन का नेम, दैट इज नोन एज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि बेटा यही जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है तो उसका नाम पड़ गया कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। अब बताइए ये जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है, ओव्यूलेशन जो हुआ है मिड ऑफ द साइकिल पे, ये ओवम जो है या जिसको सेकेंडरी ओसाइट पार्टिकुलरली बोलते हैं, ये कहाँ होगा? सो जैसे ही ओवरी से निकलेगा फिम्ब्रेई पकड़ लेंगी, उसको लेके जाएंगी फैलोपियन ट्यूब में, और किस लोकेशन पे? एम्पुला पार्ट में ले जाएंगी, क्योंकि एम्पुला पार्ट में ही स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है बेटा एंडोमेट्रियम खुश हो जाती है, वाह
ओव्यूलेशन हो गया, इस बार तो मैं माँ बन के रहूंगी, कुछ भी हो जाए इस बार तो मुझे माँ बनना ही है, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए इस बार तो माँ बन के ही रहूंगी। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? धीरे धीरे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा। लेकिन बेटा जी ये आपका ना एंडोमेट्रियम जानता है ना आपका कॉर्पस ल्यूटियम जानता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा जो एग होता है वो वायबल होता है ओनली 24 आवर्स के लिए, यानी कि एक्टिव होगा 24 आवर्स के लिए। अगर उस समय में आपका स्पर्म आ गया तो बेटा फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है जी? ध्यान से सुनिएगा। सो ओवम विल एक्टिव ओनली फॉर 24 आवर्स। इफ इन दैट स्पर्म रीचेस टू द एम्पुला देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अदरवाइज नॉट। वहां पे अगर पहुंच जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा और नहीं तो नहीं होगा। लेकिन बेटा जैसे ही ओव्यूलेशन होता है बेटा दो लोग तैयारी करने लगते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम और आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग। क्योंकि बेटा अल्टीमेटली इम्प्लांटेशन कहां होता है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। तो कौन तैयार? वो तो बेचारा सपना देख रही है, ओ माय गॉड ओव्यूलेशन हो गया, इस बार फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चा होएगा। अरे यार तो मुझे तो और भी ग्रो करनी पड़ेगी ना, मुझे और ग्रो करना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है देखिएगा जरा, तो धीरे धीरे जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे जो LH और FSH हार्मोन है, अब ये धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम अब अगर आप देखेंगे तो यहां छोटा सा था थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम बोल सकते हैं। डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये लगभग ओव्यूलेशन के 7 दिन तक, 7 दिन बाद तक, ओव्यूलेशन हुआ है 23 अगस्त को, इससे 7 डेज तक, 7 डेज जोड़ लीजिए, धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर जाता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बेटा जी कुछ अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में एस्ट्रोजन निकालता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता है। तो यहां से एस्ट्रोजन तो निकलेगा लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में, और एक और हार्मोन जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में निकलता है। इसीलिए और ये 7 दिन तक वेट करता है कि बेटा कहीं पे भी ओव्यूलेशन अगर हो जाएगा तो बेटा जी क्या करता है, कितने दिन तक वेट करेगा? 7 दिन तक ये वेट करता है कि अरे वाह ओव्यूलेशन तो हो रखा है, कहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो बेटा जी ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में हार्मोन निकालता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और आगे ये प्रेगनेंसी के इवेंट्स को बढ़ाएगा। सो ये P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को ही हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। जरा अब आइए मेरे साथ लाइन पे, यहां पे हमने एस्ट्रोजन की बातें पढ़ी, लेकिन अभी तक ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफिक किसी ने भी प्रोजेस्टेरॉन निकाला क्या? कहेंगे नहीं सर नहीं निकाला। तो इसीलिए यहां से लेके यहां तक जो लाइन आप देखेंगे ओव्यूलेशन तक एकदम स्ट्रेट जाएगी। आपकी जो लाइन है प्रोजेस्टेरॉन की वो आपके एकदम स्ट्रेट जाएगी। आपके स्ट्रेट जाने का मतलब कि यहाँ पे किसी ने भी प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकाला है। तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा कौन बेटा जी? आपका कॉर्पस ल्यूटियम, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। लगभग 7 डेज तक निकालेगा। कितने दिन तक? 7 डेज तक। यानी अगर बोलेंगे दिस कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन इन लार्ज अमाउंट फॉर 7 डेज। ओव्यूलेशन के बाद में, ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन के 7 डेज बाद तक ये क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, इन द होप
ये इसको उम्मीद है कि बेटा यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इसीलिए वो लार्ज अमाउंट में क्या करेगा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालेगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता जाएगा कि भैया हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन करनी है। तो इम्प्लांटेशन करने के लिए क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे तो एकदम लाइन एकदम कहाँ गई है, एकदम बेस पे चर्च करते हुए धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखेंगे आप, बढ़ेगा, बढ़ रहा है जी। और एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत अमाउंट में निकल रहा है, तो धीरे पहले तो ये घटेगा, ये भी एक पीक आप ले सकते हैं, एक पीक आएगा इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि ये रेड वाला से दिखाया मैंने, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफी अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। ये आप अगर देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लाइन है, यहां तक एकदम स्टेशनरी है, धीरे से ये क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, ठीक है। एस्ट्रोजन भी निकल रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक पीक दे दिया आपके एस्ट्रोजन का, लेकिन एस्ट्रोजन से ज्यादा, सॉरी रुकिएगा जरा एक मिनट, एस्ट्रोजन का अमाउंट काफी कम है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप एस्ट्रोजन को दिखा दीजिएगा, लेकिन अमाउंट जो है कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ल्यूटियल हार्मोन, कौन सा हार्मोन बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, तो क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के 7 दिन तक ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो डेवलप हो रखा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम 7 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन को निकालता है, इस उम्मीद में कि क्या होगा बेटा जी, ओव्यूलेशन हो जाए, क्या हो जाए, ओव्यूलेशन हो जाए। तो ये ओव्यूलेशन अगर होगा, सुनिएगा ध्यान से, ओव्यूलेशन हो जाए, सॉरी ओव्यूलेशन तो हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो जाए, सॉरी 7 दिन तक आपका ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, दिस कॉर्पस ल्यूटियम है, ये ओव्यूलेशन के 7 दिन बाद तक इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को निकालता रहेगा, इन द होप कि भैया हो ना हो कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इम्प्लांटेशन होगा। तो बेटा जी ये प्रोजेस्टेरॉन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, क्या बोलेंगे बेटा जी, प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, सुनिएगा। तो बेटा जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा होगा, डेवलप होगा, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, धीरे धीरे ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, तो बेटा किस होप में बढ़ रहा है, इस उम्मीद में बढ़ रहा है कि वहां फर्टिलाइजेशन होगा। ये एक अभी 7 दिन तक उसे नहीं मालूम है कि भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो 7 दिन तक खुद की तैयारी कर रहा है। तो बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन किसके ऊपर जाके लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन, ये यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेता हूं, यहां से निकल रहा है, ओवरी से ही निकल रहा है, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। यहां मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है जी, ओवरी से ये हार्मोन निकला, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है बेटा, ये एक्ट करता है जाके आपके यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, कौन सी लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, और ये उसको और ग्रो कराएगा। क्यों, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे मेन काम किसका है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जनरली देखिए होता क्यों, 7 दिन तक क्यों वेट करता है, देखिए जब एम्पुलर रीजन पे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि आपका जाइगोट बनेगा, तो वो जाइगोट तुरंत आपके एंडोमेट्रियम पे नहीं चला जाता है, वो कुछ समय लेता है, लगभग 1 वीक का 7 डेज का समय लगता है, तब वो धीरे धीरे आपका जो जाइगोट डेवलप करके आपके कहाँ जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे इम्प्लांटेशन के लिए जाएगा। तो इन 7 दिनों में ये जो आपका ल्यूटियम है, ये क्या कर रहा है बेटा, तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहा है। उसे क्या मालूम कि
हुआ है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी तैयारी पुख्ता कर लेना चाहता है कि भैया अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं होगा। तो होता क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उस समय जो जाइगोट बनता है वो तुरंत एंडोमेट्रियम पे नहीं जाता है, लगभग 7 दिन पे डेवलप होकर पहुंचता है एंडोमेट्रियम पे। तो इन 7 दिनों में कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से प्रोजेस्टेरोन निकाले जा रहा है, उसे लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी। दैट्स वाई दिस प्रोजेस्टेरोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। तो बेसिकली ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये किसके ऊपर जाके एक्ट कर रहा है, आपके एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम और ज्यादा क्या होगी बेटा, डेवलप कर जाएगी। एंडोमेट्रियम इतनी पतली थी, थोड़ी सी और क्या कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये किसके ऊपर जाके लग रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूं, आपका थोड़ा इसी को नीचे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ये जो लाइनिंग थी, मान लीजिए ये लाइनिंग यहाँ तक थी, ठीक है। अब जो है इसको वैसे ही बना देता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला ये प्रोजेस्टेरोन किसके ऊपर जाके एक्ट करेगा, कौन सी लाइनिंग पे, एंडोमेट्रियम। तो बेटा ये और ज्यादा डेवलप हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये थोड़ा और ज्यादा डेवलप हो गई। देखिए पहले कहां तक थी, यहां तक थी, अब देखिए इतनी ज्यादा डेवलप हो गई, कहां तक हो गई, मान लीजिए ये यहां तक हो गई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ग्रो कर गई। तो बेटा एंडोमेट्रियम ग्रो हुआ है या मेंटेन हुआ है ड्यू टू दिस प्रोजेस्टेरोन। तो आप यहां कहीं पे लिख सकते हैं एंडोमेट्रियम की ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ कराता है कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। कौन कराता है, एस्ट्रोजन। और एंडोमेट्रियम जो कि आपका इतना बड़ा हुआ है इसकी और ज्यादा ग्रोथ हुई है, यानी मेंटेन करने का काम करती है, कौन करेगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन। तो ये डेवलपमेंट हुआ है किस हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन एक्ट किया है आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ और ज्यादा हो गई है, ठीक है जी। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन, और एंडोमेट्रियम को ग्रोथ स्टार्टिंग में इनिशियल ग्रोथ कौन कराता है, एस्ट्रोजन। क्लियर है। तो ये और ज्यादा ग्रोथ होगी तो बेटा ये जो यहाँ इसकी जो सेल्स होती हैं एंडोमेट्रियम की सेल्स, अब सुनिए क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। एंडोमेट्रियम को ऐसा लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है और इम्प्लांटेशन होगा। तो बेटा मेरा जो बच्चा आएगा, जाइगोट से जो डेवलप होकर जो बच्चा बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो उसको मुझे क्या, मैं तो माँ हूँ यार, एंडोमेट्रियम हूँ मैं माँ हूँ, मेरे ही ऊपर आके बच्चा लगेगा। तो माँ अपने बच्चे को क्या भूखा छोड़ देगी क्या, भूखा और प्यासा छोड़ देगी। तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हो जाती है, सिक्रेट करने लगती है, और बेसिकली क्या सिक्रेट, ग्लैंडुलर हो जाती है और सिक्रेट करने लगती है ग्लाइकोजेन। तो बेटा जी एंडोमेट्रियम की जो ये लाइनिंग है ये सिक्रेटरी हो जाएगी, एंडोक्राइन की तरह वर्क करेगी और ये सिक्रेट करने लगेगी एंडोमेट्रियम की जो ये लाइनिंग है, क्योंकि ये लाइनिंग किसकी है, ये पूरी लाइनिंग किसकी है बेटा जी, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सिक्रेट करने लगती है ग्लाइकोजेन। क्या सिक्रेट करने लगेगी, ग्लाइकोजेन। क्या सिक्रेट करेगी, उसे ये लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बच्चा जो मेरे पास आएगा मैं उस बच्चे को ऐसे मार दूंगी भूखा और प्यासा, मुझे तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। मैं अपने बच्चे को क्या दूंगी, ग्लाइकोजन, आजा बेटा आजा, तुझे मैं ग्लाइकोजन दूंगी। तो उसे लग रहा है कि भैया फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या तैयार कर लेती है, ग्लाइकोजन। तो कुछ सिक्रेट कर रही है, तो यहाँ पे क्या करिए बेटा, सिक्रेशन होगा किस चीज का, ग्लाइकोजन का सिक्रेशन होने लगता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है जाके लगता है किस वॉल पे, एंडोमेट्रियम की लाइन पे, इसलिए ये और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। क्या होगा बेटा जी, और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो और ज्यादा डेवलप होगा तो क्या होगा बेटा, एंडोमेट्रियम कैसी कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लैंडुलर हो जाएगी, और ये सिक्रेट करने लगती है ग्लाइकोजेन। क्या सिक्रेट करने लगेगी, ग्लाइकोजेन। ठीक है, इसीलिए ठीक है बेटा। तो इसके बाद भी 7 दिन तक तो वेट करती है कि भैया हो जाए फर्टिलाइजेशन, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट 7 डेज होता है। अब क्या होता है देखिए, तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोजेस्टेरोन भी अपने
पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है। ये जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा, ये आपके सॉरी यहाँ पे अभी LH और FSH को नहीं बताया, तो ये धीरे धीरे जो LH और FSH अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है, इट विल गिव द निगेटिव फीडबैक टू बोथ, निगेटिव फीडबैक देगा, निगेटिव फीडबैक दे देगा दोनों को, LH और FSH दोनों को निगेटिव फीडबैक देगा। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा प्रोजेस्टेरॉन का, ये आपका एंडोमेट्रियम की तो ग्रोथ होगी, लेकिन इट विल गिव निगेटिव फीडबैक टू दिस FSH एंड LH। तो धीरे धीरे ये FSH और LH क्या होगा बेटा? डिक्रीज करने लगेगा। क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। और अगर आपको याद हो कि भैया LH ने ही इस कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया था, है ना जी, अब ये LH को प्रोजेस्टेरॉन खुद निगेटिव फीडबैक देने लगेगा, तो भैया LH का सिक्रेशन क्या होगा? धीरे धीरे LH का सिक्रेशन घट जाएगा। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे आगे जाके क्या होगा बेटा जी? धीरे धीरे आगे जाके यहां से मेनली क्या निकल रहा था? एस्ट्रोजन, और ज्यादा अमाउंट में निकल रहा था प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन ने निगेटिव फीडबैक दे दिया FSH और LH को, जिससे LH का सिक्रेशन घट गया। तो बेटा अभी मैंने लिखा था कि LH ही कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है और उसको मेंटेन करता है। अब LH ही कम हो जाएगा, LH का सिक्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन उसको क्या दे रहा है? निगेटिव फीडबैक। LH कम हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या होगा बेटा? डीजनरेट कर जाएगा, और ये कॉर्पस ल्यूटियम एकदम छोटा हो जाएगा। एकदम ऐसे देखेंगे आप स्ट्रक्चर में, एकदम ऐसे एकदम छोटा हो जाएगा लास्ट में, जिसको हम लोग जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जिसको आपके एनसीईआरटी में दे रखा है रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बोलते हैं? ये जो इसको हम लोग बोलेंगे लास्ट में रिग्रेशन, यानी कि कॉर्पस, देखिए LH का सिक्रेशन क्या हुआ? कम हुआ। तो LH का सिक्रेशन कम हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम अब मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं मेंटेन हो पाएगा तो क्या होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। इसी को लिखा है रिग्रेशन, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या दे रखा है? रिग्रेशन ऑफ, CL में लिख देता हूं, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेट करके आपका डीजनरेट हो जाएगा। तो ये जो होता है, ये इवेंट होगा नेक्स्ट 7 डेज पे। अभी भी इंतजार कर रहा था बेटा 7 डेज। तो टोटल अगर देखोगे तो ल्यूटियल फेज जो होती है वो एक फिक्स फेज होती है। कितने दिन के लिए? 7 + 7, कितने दिन के लिए? तो 7 दिन रिग्रेशन में लगता है। जब ओव्यूलेशन नहीं होता तो बेचारा फिर से क्या होगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए 14 दिन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पता चल गया ओ माय गॉड एंडोमेट्रियम ने फिर रोना स्टार्ट कर दिया, इस बार भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? लाइनिंग ब्रेक कर जाएगी। तो कौन सी साइकिल आ जाएगी? नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी। क्लियर है जी? क्लियर है? तो नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी। इस रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं बेटा जी? कॉर्पस एल्बिकेंस। क्लियर है? जरा ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट बताया है। तो अब ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल क्या होगा बेटा? ये प्रोजेस्टेरॉन को भी कौन सिक्रेट कर रहा था? ऑब्वियसली LH। तो ये भी प्रोजेस्टेरॉन भी धीरे धीरे क्या होगा बेटा जी? कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन तो पहले से ही कम था। क्लियर है जी? तो ये पूरा जो साइक्लिक इवेंट्स होता है आपके अंदर में, यही सारा। तो हाँ सॉरी, नाम देना भूल गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है? कुछ सिक्रेट कर रहा है। सिक्रेट कर रहा है क्या? ग्लाइकोजन। और इसके अंदर में बेसिकली बन क्या रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो लास्ट वाली फेज होती है, यहां से लेके ये जो 14 दिन की जो फेज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। कौन सी फेज? सिक्रेटरी। सिक्रेटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
जब बेटा प्रोजेस्टेरोन एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो वो ग्लाइकोजन को सीक्रेट करता है, ताकि उसे लगता है कि बच्चा आ रहा है तो उसको मैं भूखा पैसे तो मारूंगी नहीं, तो ग्लाइकोजन दूंगी, तो ग्लाइकोजन का सिक्रेशन करने लगती है। इसलिए सिक्रेशन की वजह से सिक्रेटरी फेज, और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, इसलिए इसको बोला ल्यूटियल फेज। क्लियर है जी? अरे क्लियर है, नोट डाउन कर लेंगे, एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा एक पार्ट रह गया है जो मैं बताऊंगा। तो जब ये नहीं होगा, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा 7 दिन तक और वेट करेगा, लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, और डीजनरेट कर जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो एल्बिकेंस के फॉर्म में ये डीजनरेट कर जाएगा। तो बेटा फिर से आपका इसको पता लगेगा एंडोमेट्रियम को, अरे यार फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो दहाड़े मार के रोने लगेगी और टूट जाएगी। तो टूट के फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट हो जाएगी। तो देखेंगे 23 अगस्त को हमारा मिड साइकिल हुआ था, तो उसमें 14 दिन और अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 31, 32 होगा नहीं, फिर से 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 सितंबर के आसपास में, 7 या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 सितंबर के आसपास में नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है जी? नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। एक दो पॉइंट अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का बना रखा है, ठीक है। इसको आप, आई थिंक ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्यों बोल रहे हैं, पहले वाले को हम लोगों ने मेंसेस बोला क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या हो रही थी, ब्लड लॉस हो रहा था, आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो गई, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 to 5 डेज। यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसको बोला फॉलिकुलर फेज। और इसी समय में आपका एंडोमेट्रियम फिर से रिबिल्ड कर रहा था, तो इसको बोलिए प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। और लास्ट वाला जहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो उसको ल्यूटियल फेज बना, और ये मेनली प्रोजेस्टेरोन निकालता है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। उसे लगता है, होप में रहती है कि हाँ क्या होगा बेटा, प्रेगनेंसी इस बार होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, तो एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट करता है, एंडोमेट्रियम को और ग्रो कर देता है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम भी अपनी तैयारी करने लगता है और सीक्रेट कर लेता है ग्लाइकोजन। किसके लिए बेटा, एम्ब्रियो आएगा तो ग्लाइकोजन खाएगा, तो इसके लिए बोल दिया इसको सिक्रेटरी फेज। अगर नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम, देखिए प्रोजेस्टेरोन निगेटिव फीडबैक देने लगेगा, तो इसकी वजह से आपका एलएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा। एलएच का सिक्रेशन कम होगा तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म भी करता है एलएच और उसको मेंटेन भी करता है एलएच, ठीक है। तो धीरे धीरे एलएच और एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स के फॉर्म में। क्लियर है? इन बातों को आप नोट डाउन करें, फिर आपका ये जो पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से फट जाएगी और आपका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। देखिए बेटा जी, तो जो बातें मैंने बोली कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये निगेटिव फीडबैक देगा एलएच और एफएसएच को। एलएच एफएसएच का लेवल धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है जी। 10 फर्दर देखो मैंने बोला था कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा एलएच, अब वो एलएच ही कम होने लगेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, डीजनरेट हो जाएगा। सो फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम इज नॉट मेंटेन, इट डीजनरेट। किस फॉर्म में डीजनरेट होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए एलएच का सिक्रेशन धीरे धीरे घट गया, ठीक है। एलएच का सिक्रेशन धीरे धीरे घट गया, तो बेटा एलएच का सिक्रेशन घटा, तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया कॉर्पस एल्बिकेंस में। जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये बताइए कॉर्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा था ज्यादा अमाउंट में या कॉर्पस ल्यूटियम, तो बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट कर गया कॉर्पस एल्बिकेंस में, तो यहां से जो हार्मोन निकल रहा था कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना जी। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा बेटा जी, एकदम घट गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन
डिक्रीजेस, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम ही तो निकाल रहा था, तो ना रहेगा ल्यूटियम ना रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। ड्यू टू दिस, अब जो बेटा याद करिए, यही जो प्रोजेस्टेरॉन किसके ऊपर लग रहा था, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे, और उसको और ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो गई थी, सिक्रेटरी, ग्लाइकोजन को सिक्रेट करने लग रही थी। तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो बेटा आप एंडोमेट्रियम अब ग्रोथ हो पाएगी क्या, नहीं होगी, वो भी क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाती है। सो ड्यू टू दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑल्सो ब्रेक, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक कर जाएगी और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को कभी कभार आप देखेंगे, आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे एनसीईआरटी में, मैं दिखाऊंगा, येलो होता है, तो येलो बॉडी भी बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में एक प्रोटीन पाया जाता है, ल्यूटीन प्रोटीन, या एक पिगमेंट पाया जाता है, कैरोटीन पिगमेंट, जिसकी वजह से आपका ये जो कॉर्पस ल्यूटियम येलो येलो दिखता है, इसलिए इसको येलो बॉडी बोल देते हैं। अब जब लास्ट में देखेंगे तो कॉर्पस एल्बिकन जो कि डिजेनरेटेड फॉर्म होगा कॉर्पस ल्यूटियम का, वो व्हाइट कलर का होता है, तो उसको व्हाइट बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बोला एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराता है, और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, और उससे कुछ हार्मोन भी निकलवाता है, दैट इज नोन एज अ सिक्रेटरी हार्मोन, यस हार्मोन नहीं बोलेंगे, ग्लाइकोजन निकालता है, दैट इज द सिक्रेटरी ग्लाइकोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन भी करता है और सिक्रेशन कराने में भी मदद करता है, किसका, ग्लाइकोजन। नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए अगर हम बात करेंगे पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो जो सबसे पहला फेज था मेंस्ट्रुएशन, ये भी फिक्स नहीं होता, 3 से 5 दिन में, किसी में 2 दिन में ही बंद हो जाता है, किसी में 3, किसी 4 दिन में, तो ये वेरिएबल है। फॉलिकुलर फेज की बात करेंगे या प्रोलिफरेटिव फेज, वो भी वेरिएबल है। लेकिन बेटा जी जो लास्ट वाला फेज है दैट इज द सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज, तो याद रखिएगा कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ टाइम होता है 14 डेज, यानी ल्यूटियल फेज जो होती है वो फिक्स्ड फेज की होती है 14 दिन की। इन एवरी फीमेल लाइफ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज फिक्स्ड, कितने की होगी बेटा, 14 डेज, इसीलिए बोला ल्यूटियल फेज को क्या होगा बेटा, 14 दिन की होगी, जो कि फिक्स्ड है। बाकी कोई भी फिक्स हो या ना हो, वेरिएबल रहती है। तो अगर बेटा क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए कोई एक लड़की है कुकी, जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है कितने दिन का है, 32 दिन का है, यानी 32 डेज पे आया है, क्लियर है। देन फाइंड आउट द डे ऑफ ओव्यूलेशन, किस दिन उसका ओव्यूलेशन है। एक शॉर्ट एकदम फॉर्मूला है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, उसमें से आप ल्यूटियल फेज को माइनस कर दीजिए, बस आपका ओव्यूलेशन का डेट निकल जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, 32 डेज का। और कौन सा फेज फिक्स होता है, आपका ल्यूटियल फेज, तो 14 डेज उसमें से माइनस कर दिया, तो किस डे पे ओव्यूलेशन हुआ होगा, 18th डे पे ओव्यूलेशन हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला निकालना, ये फॉर्मूला है जिससे आप ओव्यूलेशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अंतर कर दिया, मान लीजिए किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, दूसरा देख लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इनका मान लीजिए 27 डे का है, ठीक है, 27वें दिन पे ही उनका मेंस्ट्रुएशन आ गया है, तो ओव्यूलेशन का डेट निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में से आपको ल्यूटियल फेज वाला जो फिक्स, ल्यूटियल फेज कितने दिन का है, 14 दिन का फिक्स है, निकाल दीजिए, ओव्यूलेशन निकल जाएगा। तो भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना है बताइए, 27 डे माइनस कितना ल्यूटियल फेज जो कि फिक्स है, 14 दिन माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा बेटा, 13th डे पे ओव्यूलेशन हुआ है। तो ये कभी कभार एम्स में पूछा हुआ है कि कैसे आप निकालोगे ओव्यूलेशन का डेट। सिंपल सा है, जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया होगा उसमें से आप फिक्स साइकिल को घटा दीजिए, जो कि फिक्स होती है ल्यूटियल फेज। ये पूरा आपका दे रखा है। इसके बाद बेटा मैं आपको एनसीईआरटी रिव्यू कराता हूँ, एनसीईआरटी दिखाता हूँ, पहले ये नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए बेटा जी देखिए, जो इवेंट्स दे रखे हैं, देखिए डे फर्स्ट से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, 1, 3, 5 कब तक चला है बेटा, 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन चला है। इस समय अगर आप ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे, तो देखिए एफएसएच धीरे धीरे क्या कर रहा है बेटा, एलएच क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, एफएसएच भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है।
अब जब धीरे धीरे जब आप आगे जाओगे देख रहे हो लेवल जो होगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, LH का थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है। तो इस साइकिल में देखोगे फॉलिकल्स का क्या हो रहा है बेटा, डेवलपमेंट, डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखा रखा है। तो ये फॉलिकल्स क्या सिक्रेट करेंगे, कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन। तो देखिए ईस्ट्रोजन इंक्रीज कर रहा है, कहीं से भी प्रोजेस्टेरोन नहीं आ रहा, तो प्रोजेस्टेरोन एकदम लेवल में गया है, ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ रहा है। और मिड ऑफ द साइकिल आते आते तो ये ईस्ट्रोजन कौन सा फीडबैक देने लगेगा, जैसे डेवलप होगा तो ईस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक दे रहा है। देखिए FSH पहले बढ़ा है, फिर क्या हो रहा है, घटने लगा। LH भी पहले बढ़ा था, फिर क्या होगा, घटने लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली 14वें दिन क्या हुआ, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो भैया ऊपर देखिए LH और FSH का भी सिक्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। इस फेज में देखिए एंडोमेट्रियम फिर से अपने आप को बना रहा है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, एंडोमेट्रियम बन रहा है, इसीलिए इसका नाम फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। 14वें दिन LH बहुत ज़्यादा हुआ है, दैट वाई इज नोन एज द LH सर्ज। और देखिए ओव्यूलेशन, मैच्योर फॉलिकल यानी ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी साइड बाहर निकल गया है, ओव्यूलेशन हो गया है। किस दिन पे, 14वें दिन पे दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है, देखिए इसमें और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ से सिक्रेशन होगा। जो मैंने आपको बताया कि ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ग्लाइकोजन, कॉर्पस ल्यूटियम जब सिक्रेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन फॉर्म होता है, प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम को फॉर्म करता है और एंडोमेट्रियम खुद को तैयार करने लगती है बच्चे के लिए, तो बच्चे के लिए खाना तैयार करने लगती है, सिक्रेट करती है ग्लाइकोजन। क्लियर है जी, ठीक है, इसीलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी बोल दिया। फिर देखिए आपका अगर आप देख पाएंगे तो ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का है, तो येलो बॉडी क्यों बोलता है बता दिया। और अगर आप देख पाएंगे कॉर्पस एल्बिकेंस है, ये रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब ये जो पार्ट जो दे रखा है यहाँ पे, इसको आप कॉर्पस एल्बिकेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस, जो कि वाइट कलर का दिख रहा है, तो इसको येलो क्या बोलेंगे, आपका वाइट बॉडी बोल देते हैं, ठीक है जी। और आपका ये जो येलो दिख रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसको हम लोग कौन सा बॉडी बोल देंगे, येलो बॉडी बोल देंगे। क्लियर है जी, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए जो जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे कि द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सोन इन द फिगर। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि 3 से 5 दिन के लिए चलता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स which form liquid that comes out through the vagina. Menstruation only occur if fertilized ovum, released ovum is not fertilized. Lack of menstrual may be indicative of pregnancy. However, it may be caused due to some other underlying causes like stress, poor health. सारी चीज़ें बताई हुई हैं। The menstrual phase is followed by follicular phase. देखिए menstruation है, menstruation के बाद कौन सी फेज आ रही है, देखिए menstruation के बाद कौन सी फेज आ रही है, follicular phase, वही बात कह रहा है। देखिए जरा, During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. देखिए developing follicle, ठीक है, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerate. endometrium भी धीरे धीरे ये लाइनिंग दिख रही है regenerate कर रहा है ड्यू टू द estrogen की वजह से। Through proliferation, these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone. कौन सा हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। LH FSH का सिक्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो एस्ट्रोजन का ये एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ेगा, तो ये आगे दिखा रखा होगा। द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulate the follicular development as well as the secretion of estrogen. मेनली किसका सिक्रेशन हो रहा है, देखिए एस्ट्रोजन का हो रहा है बाई ग्रोइंग फॉलिकल्स। यानी ये एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, मैंने बता दिया सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है। ओके जी, बाई ग्रोइंग फॉलिकल्स बोथ LH एंड FSH अटेंड ए पीक लेवल एट द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डे, ठीक है जी। मिडिल में देखिए 14वें दिन LH और FSH क्या हो गया, एकदम पीक पे है अपने। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, अब LH बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल कॉल्ड एज LH सर्ज। LH का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, इसी पार्टिकुलर को बोलते हैं बेटा जी LH सर्ज। क्या बोलेंगे, LH सर्ज। और इस LH सर्ज के वजह से ही
क्या होती है बेटा जी, एलएच सर्च की वजह से ही आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन यानी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगी। देखिए, लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ऑफ मिड ऑफ द साइकिल कॉल्ड एलएच सर्च इंड्यूस्ड रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। ओवम निकल गया मिड ऑफ द साइकिल पे, ओव्यूलेशन बोला, ठीक है जी। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज यानी कि यहाँ 14वें दिन पे जो हुआ है इसको हम लोग ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं, एक दिन का फेज है। इसके बाद आएगा आपका ल्यूटियल फेज। देखिए कौन सी फेज है, ल्यूटियल फेज, ठीक है। इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ, देखिए कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन भी करता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम को ग्रोथ कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कौन कराएगा बताइए, एस्ट्रोजन, लेकिन मेंटेन कौन करेगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, मैंने बोला ही कि इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को हमने क्या बोल दिया, प्रेगनेंसी हार्मोन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ही सीज रहती है आपके प्रेगनेंसी के समय में, ठीक है बेटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये हम आगे बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम तभी रहेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन देता रहेगा 9 महीने तक जब फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हुआ है, कॉर्पस एल्बिकन्स के फॉर्म में डिजेनरेट हो गया है। यही बात कह रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सपने चकनाचूर हो गए, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा है, डिजेनरेट। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाएगी। देखिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग 29वें दिन क्या हो गई, फिर से ब्रेक कर गई, नेक्स्ट साइकिल बिगिन कर रहा है, मार्किंग अ न्यू साइकिल। तो एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, मार्किंग ए न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। क्लियर है जी। साइक्लिक चेंजेस इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंडेड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो जो भी ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो किसके किसके बीच में होंगे, ऑब्वियसली पहली जो आती है उसको मेनार्क बोलते हैं, लास्ट जो होती आती है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो इन्हीं के बीच में साइक्लिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। मैंने अपने तरफ से ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है, फिर हम नेक्स्ट में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन लेंगे। आज अच्छी तरह से आप एक बार अपने कॉपी पे जो जो चीज़ें बताई हैं उसको नोट डाउन करिएगा और देखिएगा और क्वेश्चंस लगा के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू ऑल।